लंबा अभियान चल रहा है, उस अभियान से जुड़ करके वो अभी अभी भोपाल में आई हैं। मैं उनको बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर आरती। सबसे पहले द्रगचंद्र प्रजापति जी को बहुत बहुत बधाई इन नई पुस्तकों के आने पर। आप सबको भी जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से उनको मदद कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं और मुझसे पहले भी इस चीज़ को रेखांकित किया जा चुका है कि जिस क्षेत्र में लोग कम काम कर रहे हैं, बोल ज़्यादा रहे हैं, उस क्षेत्र में दखलंदाजी करके और द्रगचंद्र प्रजापति ने उस काम को, उस बोले हुए को एक तरह से लिखित रूप में, दस्तावेज के रूप में सामने लाने की कोशिश की। उनके सामने वह वर्ग भी है जो मुख्यतः पारिभाषिक रूप से शब्दों को जो सुनता रहता है, लोगों के अधिकांश, क्योंकि यूनियन से जुड़े हुए और वैचारिक संगठनों में जो लोग आते हैं, सीपीआई से जुड़े हुए हैं, सीपीएम से जुड़े हुए हैं, C2 इंटक वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो कुछ पारिभाषिक शब्दों को सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या वे नहीं जानते या उस तरह से नहीं शायद रेखांकित कर पा रहे होते हैं अपने आप में। तो उसे वो सामने रख कर इस तरह से छोटी छोटी पुस्तिकाओं के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई पुस्तिकाएं सामने रखी हैं और अभी ये जो 3 किताबें आई हैं, विचारधारा, वैचारिक और संगठन, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समय पे सारी चीज़ों को लैप्स किया जा रहा हो, खासकर संगठन और वैचारिकता जैसी चीज़ों को, एक संगठन जो बहुत व्यापक रूप से और बहुत गहरे ज़मीन में धंस कर, जिसकी इतनी ज़्यादा शाखाएं हैं कि आप उसे गिन नहीं सकते, वो संगठनात्मक रूप से काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम किस्म के जो संगठन हैं और जो वैचारिकी हैं, उन पर हमले करना, उतने ही प्रकार से वो उन पर हमले भी करता है। ऐसे समय पे और ख़ास तौर पर वामपंथी विचारधारा के ऊपर इस तरह से हमले किए जाते हैं ताकि वो एक बहुत ही नकारात्मक विचारधारा के रूप में, नकारात्मक तत्व के रूप में लोगों के दिमाग में बैठ जाए और उस तरफ लोग मुड़ करके भी जाने की कोशिश ना करें। एक ऐसा दुश्मन यदि उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है तो शायद वो सबसे पहले कम्युनिस्टों को ही करते हैं। तो जो रूलिंग पार्टी है उसमें गुरु गोवलकर एक बड़े नाम आते हैं और उन्होंने अपने बंच ऑफ थॉट में लिखा भी था कि हमारे 3 दुश्मन हैं, ईसाई, मुसलमान और कम्युनिस्ट। तो जब इस तरह की, और वो अभी बहुत फलक में तब तो लिखा था मात्र, और अब वो पूरी तरह से ग्राउंड में एम्प्लीमेंट हो चुका है और वो आइडेंटिफाई करवाया जाता है। तो ऐसे समय पे वो वैचारिकी की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, विचारधाराओं की बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें मेरे पहले साथियों ने कही। मुझे परसों ही किताब मिली और मैंने पढ़ने की कोशिश की और मैं इसमें से विचारधाराएं, अभी इस बात को सभी लोग रेखांकित कर रहे हैं कि चूँकि ये बहुत विरला है और बहुत महत्वपूर्ण किस्म का काम है, तो इसे समाजशास्त्रीय ढंग से और बहुत उसमें से नापा ना जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एक समय के बाद उसको पैमानों में देखने की ज़रूरत भी होती है, ऐसा नहीं है। तो उनकी भूमिका से बिल्कुल भी इनकार नहीं है, लेकिन चूँकि मैं कुछ समय तक, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो मैं शिक्षक रही और बीच बीच में भी होती रही, तो हम देखते थे कि हमारे क्लास का जो सबसे अच्छा विद्यार्थी होता था तो उसकी कॉपी एक बार चेक करने के बाद हम उसे दोबारा ज़रूर चेक करते थे और उसमें देखते थे एक औसत किस्म के विद्यार्थी को जो पिछड़ा हुआ होता था उसे ज़्यादा नंबर भी जिस प्रश्न पे दे दिए जाते थे, एक अच्छे विद्यार्थी के नंबरों को काटने की भी कोशिश की जाती थी। तो उसका उद्देश्य कहीं से ये नहीं होता था। मैं खुद उस अपनी सीखने और समझने की प्रक्रिया में हूँ अभी, खासकर जितने लोग बैठे हुए हैं मंच पे वो मुझसे बहुत सीनियर हैं। तो उसका अभिप्राय कभी ये नहीं होता था कि उसको पीछे लाना है,
बल्कि ये था कि शायद उसे 1 नंबर कम मिलेगा तो शायद वो ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा आगे आने वाली परीक्षा की तैयारी वो बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से करेगा। तो दृगचंद्र प्रजापति जो कर रहे हैं वो एक परीक्षा की तरह ही है। जो अभी पोस्टर उन्होंने सामने रखा वो उनकी परीक्षा, दूसरी परीक्षा की तैयारी का आगाज़ है। मैंने अभी विचारधारा में देखा, उसको मैंने अंडरलाइन भी किया था कि बात हुई सबसे पहले जब व्यवस्थाओं की, खासकर वाद की, तो सत्ता की बात करते करते सत्ता, पूंजीवाद और लोकतंत्र के लिए एक लाइन उन्होंने इसमें लिखी है कि 1600 ईस्वी के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, दुनिया में राजशाही व्यवस्थाओं का अंत होना शुरू हुआ। इसी समय में पूंजीवाद व्यवस्था का उदय हुआ, जिसको लोकतंत्र जनतंत्र के नाम से जाना गया। मुझे लगता है कि इस चीज़ को इस तरह से आइडेंटिफाई करना आज के समय के कि पूंजीवादी व्यवस्था ही लोकतंत्र है, बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है। ख़ास तौर पर जब हम पिछले काफ़ी दिनों से हम लोकतांत्रिक कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कर रहे हैं, और हम अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपनी व्याख्या के साथ एक लाइन लिखते हैं, हम अपने को एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए कि हम लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में, समाजवादी मूल्यों में विश्वास रखते हैं। यदि मैं पूंजीवाद को कहूँ तो मैं पूंजीवाद को कुछ इस तरह कहूँगी कि व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत लाभ और का नाम यदि मैं दूं तो पूंजीवाद दूंगी। लेकिन लोकतंत्र को हम इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे सामाजिक मूल्य, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उठाए गए जो कुछ कदम हैं, और एक तरह से सामूहिकता शब्द जो लोकतंत्र में ज़्यादा आएगी, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आपको वोटिंग राइट्स है। अब उसके आज के समय पे लोकतंत्र के हम नुकसान गिनाने के लिए बहुत लंबी लिस्ट हमारे पास हो सकती है, उसके फेलियर्स भी हो सकते हैं। एक तरह से ये भी कहना पड़ता है कई बार कि लोकतंत्र अपने फेलियर पायदान पे चल रहा है, एक तरह से असफलता के जो उसके बहुत सारे वो होने चाहिए, अरे पूंजीवाद ने उसको हैक के लिए तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस तरह से मुझे लगता है नहीं। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि जब हम बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के और एक साथ उनको रखना चाहते हैं एक पुस्तिका में, तो इस तरह की गड़बड़ियाँ आ सकती है। अभी शायद राम प्रकाश जी ने भी ये चीज़ कहा कि बहुत सारे, प्रमोद जी ने कहा इस चीज़ को कि बहुत सारी आगे पीछे हो सकती है, बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब देखना हमारे लिए ज़रूरी होगा, उनके लिए भी ज़रूरी होगा, और इसलिए भी है क्योंकि इसके नए नए एडिशंस भी निकलते रहते हैं आगे। तो मुझे लगता है कि यदि बाकी लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, यही विषय को, 2 शब्दों को लेकर के ही जब हम आगे उसके विश्लेषण पे जाते हैं, तो शायद ये जो गलतफहमी मुझे हुई है, गलतफहमी नहीं हुई है, जो मैं जिस बात पे मैं अभी अपनी आपत्ति उठा रही हूँ वो आपत्ति नहीं होती। और मैंने इस बात को कहना इसलिए ज़रूरी समझा कि आपकी ये जो किताबें पढ़ने वाला जो वर्ग है वो एकदम युवा वर्ग है, एकदम नवागत है, और वो इस तरह से यदि परिभाषा के रूप में चीज़ों को बैठाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगी। दूसरी बात, मैं किताबों के उसको लेकर भी कह रही हूँ, मैं यदि थोड़ा सा मैं क्रिटिकल नहीं हो रही हूँ, मैं साथ में हूँ उनके तो ये जब हम रिपोर्टिंग, पर्चा, पुस्तिका और किताबें, ये 4 फॉर्म है, ये डिसिप्लिन भी है एक तरह से, तो जब हम जाते हैं तो हमारी उसके साथ हमारी क्या उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। जैसे रिपोर्टिंग से, अखबार की रिपोर्टिंग से हम पर्चे में जाते हैं तो हम बहुत ध्यान देते हैं, उसको कई बार पढ़ते हैं। पर्चे से हम पुस्तिका में जाते हैं तो बढ़ते हैं, और इसके बाद में जब किताब की तरफ जाते हैं तब तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाती हैं। तो ये जो पुस्तिका हमारे सामने रखी है, आकल्पन भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक अच्छे विषय को, एक अच्छी प्रस्तुति की भी दरकार होती है। वो शायद अपने पाठक को आधा तो आकृष्ट करता है इस वजह से। ऐसा नहीं है कि हम सांगठनिक चीज़ों के मामले में ऐसा करें कि नहीं उसको तो हम कैसे भी कर दें, और ठीक है ये तो संगठन का मसला है, ये तो वैचारिक चीज़ें हैं। वैचारिक चीज़ों के लिए क्या सुरुचि की ज़रूरत नहीं है? क्या उन्हें खूबसूरती की ज़रूरत नहीं है? यदि जिस कमरे में हमारे संगठन के लोग बैठेंगे, क्या उसमें धूल छोड़े रखेंगे? क्या उसको साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत नहीं होगी कि जिस कुर्सी पर बैठेंगे वहाँ भी तो झाड़ू पोछा लगाया जाएगा ना? तो एक पुस्तिका के आकल्पन भी बहुत खूबसूरती होती है, और इस बार मुझे उसकी कमी दिख रही है, जबकि पिछली पुस्तिकाओं में मुझे ऐसा लगा नहीं। मैंने पढ़ा, जब भी दृगचंद जी ने मुझे बुलाया भी और किताबें दी तो मैंने उसे पूरी तरह से पढ़ा। तो मुझे लगता है कि इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और उन्हें बहुत बहुत बधाई
वो ज़रूर निश्चित रूप से एक ऐसा काम कर रहे हैं जिस क्षेत्र में कम से कम लोग उतरते हैं, इसमें कोई पूंजी का फ़ायदा नहीं है, उन्हें कोई किसी भी तरह का लाभ नहीं हो रहा है, केवल वैचारिक लाभ के बाद उन्हें आत्मसंतोष मिल रहा है इस काम को करके। ना तो उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है, ना अन्य तरह के लाभ हो रहे हैं जिन जिन लाभों के लिए लोग काम करते हैं। तो वो निश्चित तौर पे बहुत ही बधाई के हकदार हैं, बहुत ही प्रशंसा के हकदार हैं। हम उनके साथ हैं।